आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब हम लोग देख रहे थे के इक्विलिब्रियम, और ये के इक्विलिब्रियम दो टाइप का था आपका। कितना कितना था? दो टाइप का, जिसमें कि हम लोग के सी पढ़ते थे और क्या पढ़ते थे, के पी पढ़ते थे। ठीक है, तो इसी का कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कुछ हम लोग। तो सबसे पहला जो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है आपका कि के इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम लोग के इक्विलिब्रियम मतलब के पी और के सी दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों में से किसी की बात कर रहे हैं। ये क्या करता है? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन के नेचर पे डिपेंड करता है। एग्जांपल से समझेंगे कि मान लीजिए आपका एक रिएक्शन है ए और क्या है आपका बी। ठीक है, ए से क्या बन रहा है? आपका बी बन रहा है। हाँ, और इसका जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है? आपका K1 है। क्या है आपका? K1 है। ठीक है, एक दूसरा है रिएक्शन, ये भी यूनिमोलिकुलर कर सकते हैं, ये भी यूनिमोलिकुलर है, तो इसका रिएक्शन क्या होगा? K2 होगा। समझ में आ रहा है? इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई आपका सिमिलैरिटी नहीं रहेगा। समझ में आया? तब हम लोग बात कर, मतलब अलग अलग रिएक्शन के लिए अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। ठीक है, तब बात करते हैं के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ एक्सप्रेशन। के इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन मोड ऑफ एक्सप्रेशन। आपके एक्सप्रेशन, मोड ऑफ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब ये क्या चीज कह रहा है? ये कह रहा है कि मान लेते हैं एक रिएक्शन है ए बी और उससे क्या बन रहा है? आपका सी बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका सी बन रहा है। ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम में क्या है? आपका इक्विलिब्रियम में सपोज मान लीजिए, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप क्या बोल रहे हैं? K1 है। ठीक है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? K1 है। सेम आपका रिएक्शन जो है, सेम आपका रिएक्शन है जिसका कि बस रिवर्स कर दीजिए, और आपका इसका सेम आपको देखने से लग रहा होगा कि एक ही रिएक्शन है, इसको हम लोग क्या कर दिए? रिवर्स कर दीजिए, और इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? K2 बोल रहे हैं। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? K2 बोल रहे हैं। इन दोनों में अब लग तो रहा है कि एक ही रिएक्शन है, बस खाली ये एक दूसरे का उल्टा है। तो अगर इसकी इन दोनों के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिलेशन की बात करें तो आपका रिलेशन क्या हो जाएगा? 1/K2 हो जाएगा। समझ में आया? या आप लिख सकते हैं, या और करके लिख सकते हैं K2 = 1/K1। मतलब समझे? अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। एक एग्जांपल से समझेंगे इसको कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई रिएक्शन है, आपका ये है। ठीक है, आपका मान लीजिए कि हमारे पास रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन है आपका N2H2 N2 3H2, और आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है आपका 2NH3। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना है? 10 है। कितना है आपका? 10 है। तो पूछेगा कि अगर हम इसी रिएक्शन का बस रिवर्स कर दें तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? N2 + 3H2, और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा? तो पहले वाले का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। पहले वाले का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए, तो तीसरा जो हेडिंग है हमारा, तीसरा जो पॉइंट्स है हमारा, इफ कोफिशिएंट। तीसरा जो पॉइंट है, इफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर डबल। इफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन आर डबल, क्या कर दिए? डबल कर दिए, तो आपका रेट कांस्टेंट मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? देन न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। विल बी स्क्वायर ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। मतलब समझिएगा कि अगर आपका एक रिएक्शन है, मान लीजिए एक रिएक्शन है, ए से क्या बन बी और इससे क्या बन रहा है? आपका सी बन रहा है। क्या बन रहा है? आपका सी बन रहा है, और इसका जो रेट कांस्टेंट है क्या है? आपका के है। क्या है? आपका के है। अगर हम लोग डबल कर दें, मतलब 2A + 2B कर दें
समझ में आ रहा है? सेम है, सेम रिएक्शन है, तब इसका जो रिएक्शन कांस्टेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसको K1 मान लीजिए, इसको अगर K2 कहें तो K1 का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, K1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? अभी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो मतलब डबल कर रहे हैं तो स्क्वायर हो जाएगा, अगर आधा कर दें तो मतलब यहीं पे अगर हम लोग लिख दें कि आपका डबल ना करके क्या कर दिए, द इफ कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशंस आर हाफ, क्या कर दें, हाफ कर दें, आधा कर दें। ठीक है, देन द न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी स्क्वायर रूट, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल, स्क्वायर रूट ऑफ ओरिजिनल। ठीक है, मतलब अभी आपका कितना था, ए था, यहाँ 1/2 कर दीजिए और यहाँ पे 1/2 कर दीजिए और यहाँ भी 1/2 कर दीजिए, तभी क्या हो जाएगा आपका, इसका अगर K1 था तो इसका क्या हो जाएगा, आपका पहले वाले का स्क्वायर रूट हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, 4 नंबर जो आपका पॉइंट है वो है कि इफ रिएक्शन इज splitted into 2 step, ठीक है, 2 स्टेप में क्या है आपका स्प्लिट है, देन ओवरऑल जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो क्या होगा, प्रोडक्ट हो जाएगा किसके, उन दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के, कांस्टेंट विल बी प्रोडक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल रिएक्शन। इंडिविजुअल स्टेप एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए आपका ए और ए से क्या बन रहा है आपका बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, आपका बी और बी से क्या बन रहा है सी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K2। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2। अगर ओवरऑल अगर हम बात करें ए और सी की बात करें तो इन दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो ए और सी आ जाएगा, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये 3 हो जाएगा, वो किसके बराबर होगा, तो K1 इंटू K2 के बराबर होगा। समझ में आया? जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, फिजिकल एग्जांपल जो आप ऑलरेडी आप देख सकते हैं, आपका NO प्लस क्या है आपका O2, NO प्लस मतलब N2 प्लस O2, और यहाँ से क्या बनेगा आपका 2NO2 बनेगा, क्या बनेगा आपका 2NO2। अगर बैलेंस करें तो यहाँ पे हम लोग ये कर दें, यहाँ पर क्या है आपका K1 है, तब क्या हो जा रहा है आपका सेकंड स्टेप जो है आपका NO प्लस आपका क्या है O2, NO प्लस आपका क्या है O2, इससे भी बन रहा है आपका 2NO2 बन रहा है। एक बैलेंस करेंगे, हो गया बैलेंस। अगर आप इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दें और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है आपका K2 है, कितना है आपका K2 है, इन दोनों को जोड़ दिए तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे N2 अब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3O2, ये 2NO2 और 2NO2 ये कट जाएगा, ये यहाँ से 1 मिनट, यहाँ पे NO आएगा। ठीक है, 2NO तो 2 यहाँ करने का जरूरत नहीं था, 2 है 2। ठीक है, तब यहाँ पे क्या होगा 2NO क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपका जो रिएक्शन आएगा वो क्या आएगा 2NO2 आ जाएगा, इक्विलिब्रियम का साइन मान लेते हैं। तो इसका जो रिएक्शन कांस्टेंट होगा इस तीसरे रिएक्शन का वो क्या हो जाएगा K1 इंटू कितना हो जाएगा K2 हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? यही अगर इसका वैल्यू दिया रहता, इसका वैल्यू दिया रहता 10, इसका वैल्यू दिया रहता 5 मान लेते हैं, तब यहाँ पे कितना हो जाता 10 इंटू 5 कितना हो जाता 50। समझ में आया? ठीक है, एग्जाम्पल से भी हम लोग समझ लिए हैं। नेक्स्ट जो लाइन है बस आपको यहाँ पे समझना होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम और ये मतलब क्या कर सकते हैं, वेट करना होगा, क्योंकि आप 12th में जाएंगे तो इस इक्वेशन जो हम अभी इक्वेशन लिखने वाले हैं उसको प्रूव भी करेंगे। लेकिन बस समझ लीजिएगा कि के इक्विलिब्रियम यहाँ के लिए बस इतना ही जानना है कि आपका जो के इक्विलिब्रियम है वो डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे।
किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और इसका जो फार्मूला है, वो जो रिलेशन है कि दिखाने के लिए कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये log K2 बटा K1 इज इक्वल टू डेल्टा एच। इंथैल्पी है आपका 2.303 आर, और यहाँ पे 1/T1 माइनस 1/T2। ठीक है, यहाँ से ये बाद में आप देखेंगे तो ये आर्हेनियस इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्हेनियस इक्वेशन। जब हम लोग 12th में जाएंगे, 12th का एक चैप्टर है, आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक है, तब है यहाँ पे कि एंथैल्पी, ये डेल्टा एच क्या है आपका? एंथैल्पी। उसी को यहाँ वहाँ पे हम लोग जाकर पढ़ेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। तो क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी। क्या पढ़ेंगे? एंथैल्पी। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और आर तो आपका गैस कांस्टेंट हो गया। आर क्या है आपका? गैस कांस्टेंट। यहाँ पे कंडीशन हम लोग दे सकते हैं कि अगर इफ, पहला कंडीशन है हमारा कि अगर T1 डेल्टा ई या तो डेल्टा एच इन रिएक्शन जो है ना, डेल्टा ए क्या हो जाए? 0 हो जाए। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा? K2 और K1 क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log K2 और log K1 क्या हो जाएगा? दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कैसे होगा? तो ये समझने के लिए कि log अगर हम लोग K2 बटा K1 करें तो ये कितना हो जाएगा? ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं log K2 माइनस log K1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से log K2 इक्वल टू log K1, तो log काट दीजिए यहाँ पे, आपका K1 इक्वल टू K2, ये वैल्यू सेम है। ठीक है, समझने के लिए। तब है कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इफ़ डेल्टा एच जो इंथैल्पी है वो क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा 0 से। क्या रहेगा? 0 से ज़्यादा रहेगा। 0 से ज़्यादा रहेगा मतलब क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। तब क्या कहलाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो आपका K2 है वो क्या हो जाएगा? K2 जो है वो बड़ा हो जाएगा किससे? K1 से। K2 जो है वो बड़ा हो जाएगा K1 से, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरा है कि अगर हम लोग बात करें, डेल्टा एच जो है ना छोटा हो गया किससे? 0 से, मतलब क्या हो गया? आपका नेगेटिव वैल्यू हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू हो गया। तब इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग कहेंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक मतलब हीट निकलने वाला। और इसमें जो है आपका K1 जो है वो आपका बड़ा हो जाएगा। K1 आपका बड़ा हो जाएगा किससे? K2 से। तो ये याद रखिएगा फिलहाल यहाँ के लिए। बाकी हम लोग आगे जाएंगे तो इस इक्वेशन को मतलब डिराइव भी करना है। और जो 12th में जो रिपीटर है वो तो आप लोग ऑलरेडी देख चुके होंगे, तो आप लोग को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस दिक्कत हुआ कि हाँ 11th वालों को कि ये फार्मूला आया कहाँ से और कैसे हम लोग इसको, तो बस फिलहाल के लिए इतना ही जानना है कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तब जो नेक्स्ट पॉइंट है आप कह सकते हैं K इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट क्या है आपका? इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मान लेते हैं कोई रिएक्शन जो है ना A से क्या हो रहा है आपका? B हो रहा है, और इसका कितना है? K1 है। ठीक है, और इसका जो इनिशियल जो मोल लिए हैं आप, कितना लिए हैं? 1 मोल लेके आप स्टार्ट किए हैं रिएक्शन। सेम रिएक्शन है, A से क्या है आपका? B बन रहा है। क्या बन रहा है? A से B बन रहा है। और इसका आप कह रहे हैं कि K2 क्या है? K2। और इसका आप कितना लिए हैं? 10 मोल लिए हैं। कितना लिए हैं? 10 मोल लिए हैं। K2 मत लिखिए, यहाँ पे क्या लिए हैं? 10 मोल लिए हैं। आप 10 मोल से ये रिएक्शन स्टार्ट किए हैं, ये 1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट किए हैं, फिर भी इन दोनों का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका भी K1 रहेगा और इसका भी K1 रहेगा। तो वही लिखा हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना वो इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और क्या क्या है? तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इंडिपेंडेंट है। अगर नेक्स्ट हम लोग पॉइंट की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो कैटलिस्ट पे भी डिपेंड नहीं करता है। तो आप लिख सकते हैं K इक्विलिब्रियम इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे ये डिपेंड नहीं करता है। कोई दिक्कत? मतलब आपका कोई दो रिएक्शन है, अगर अलग अलग कैटलिस्ट हम लोग यूज करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे N2 है, यहाँ पे 3H2 लीजिए, और ये इक्विलिब्रियम में आपका क्या है? 2NH
3 आया, और इसका हम लोग कह रहे हैं K1 कह रहे हैं। और एक बार जो रिएक्शन जो है ना, हम लोग यही रिएक्शन करवा रहे हैं, सेम करवा रहे हैं, ठीक है। और क्या करवा रहे हैं, और इसमें लेकिन कोई कैटलिस्ट ले लिए हैं, क्या ले लिए हैं, कैटलिस्ट चेंज, या फिर चेंज कर दिए कैटलिस्ट, क्या कर दिए, चेंज कर दिए। जो पहले वाले में लिए थे वो कैटलिस्ट नहीं किए, तब भी इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, K1 ही रहेगा, मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तब एक लास्ट आपका यहाँ पे हम लोग रिलेशन देखेंगे किसके बीच में, डेल्टा जी स्टैंडर्ड, मतलब गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड, रिलेशन बिटवीन स्टैंडिंग एंड के इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की बात करें, एट इक्विलिब्रियम अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है ना वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ से अगर गिब्स स्टैंडर्ड एनर्जी की बात करें तो कितना हो जाएगा, -2.303 RT log K। और ये क्या है आपका, के इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब ये जो के इक्विलिब्रियम है ये Kp भी हो सकता है और Kc भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से करेंगे। इसमें भी यहाँ पे कंडीशन है हमारा कि अगर पहला कंडीशन कहें कि इफ़ के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है ना क्या है आपका 1 कहिए, क्या कहिए, आपका 1 है। अगर इसका वैल्यू 1 होगा तो log 1 का वैल्यू 0, ओवरऑल 0, मतलब डेल्टा जी जो हो जाएगा आपका, डेल्टा जी स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर दूसरे की बात करें कि इफ़ के इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, ज़्यादा है। जब ये 1 से ज़्यादा होगा तो कुछ तो पॉजिटिव वैल्यू होगा, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ओवरऑल क्या है आपका, नेगेटिव है। तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। और तब अगर बात करते हैं, अगर के इक्विलिब्रियम की बात करें वो क्या है आपका 1 से कम है। जब 1 से कम है तो ये लॉग का वैल्यू जब 1 से कम होगा ना, मतलब लॉग का वैल्यू मान लेते हैं 1 से कम है, 1/10 है, इसका वैल्यू होता है -1, तो क्या होगा, माइनस में वैल्यू होगा। ये जो टर्म है ना ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस में हो जाएगा। और जब माइनस में हो जाएगा तो ओवरऑल जो टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपका डेल्टा जी का स्टैंडर्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसके पॉजिटिव नेगेटिव पे भी हमारा कुछ ये मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। क्या है कि अगर आपका डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। और अगर ये डेल्टा जी पॉजिटिव है तो हमारा रिएक्शन क्या कहलाएगा, नन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। समझ में आ रहा है, स्पॉन्टेनियस और नन स्पॉन्टेनियस, ठीक है, नन स्पॉन्टेनियस कहलाएगा। समझ में आ रहा है, डेल्टा जी, ये ध्यान रखिएगा हमेशा ही अगर डेल्टा जी का वैल्यू चाहे कुछ भी कंडीशन हो, डेल्टा जी का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, और नहीं तो रिएक्शन क्या होगा, नन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए तब हम लोग चलते हैं लास्ट पॉइंट पे कि अगर हमारे डेल्टा जी का जो वैल्यू है, देखिए डेल्टा जी है ना एक्चुअली में बदलता क्या है, तो वो आपके रिएक्शन का इन्फॉर्मेशन भी देता है कि कोई रिएक्शन कितना जल्दी आपका इक्विलिब्रियम जो है ना अचीव करेगा। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ कह सकते हैं the numerical value of K equilibrium, the numerical value of K equilibrium is indication of speed of reaction before आपका क्या है, रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट, बिफोर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो मतलब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना जल्दी आपका अचीव करेगा, या कह सकते हैं उतना ज़्यादा आपका रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोर या लार्जर वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम indicates that
indicates that reaction is proceed more forward direction. ठीक है, समझ में आया। और अगर वही स्मॉलर वैल्यू रहेगा तो आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा। A smaller value of K equilibrium indicates that the speed of reaction is more for backward reaction. ठीक है, समझ में आया। ये इतना था आपका के का कैरेक्टरिस्टिक्स की कितना क्या क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपका है। तब हम लोग देखेंगे कि अब हर रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सप्रेशन देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या किस रिएक्शन के लिए क्या क्या एक्सप्रेशन आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का हो सकता है। हम दो रिएक्शन लिखे हैं और इन दोनों के लिए आपको केपी केसी का अगर वैल्यू निकालना हो, एक्सप्रेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले देखेंगे कौन कौन गैस में है, तो ऑलमोस्ट सारा आपका गैस में है। तो यहाँ से अगर केसी की बात करें तो कंसंट्रेशन किसका, प्रोडक्ट का और उसका कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन किसका, रिएक्टेंट का, और कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है तो 1 आपको लिखने का जरूरत नहीं है। ये हो गया केपी का। अगर केसी का हो गया। अगर केपी का बात करें तो प्रेशर किसका, HI का, उसका स्क्वायर अपॉन प्रेशर किसका, H2 का, और इनटू प्रेशर किसका, I2 का, अगर गैस के फॉर्म में है तब ये हो गया। अगर बात करें इस रिएक्शन के लिए कि कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है ना, आपका ये टूट रहा है, क्या उसको कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है या डिसोसिएशन रिएक्शन, डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन रिएक्शन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन बचपन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है कि अगर यहाँ से अगर हम लोग केसी का बात करें तो यहाँ पे जो सॉलिड है उसका पहले आप लिख दीजिए तो प्रोडक्ट जो है आपका कंसंट्रेशन किसका, CO2 का, और कुछ है नहीं, और आपका कंसंट्रेशन किसका, आपका कैल्शियम ऑक्साइड का, और फिर कंसंट्रेशन किसका, CaCO3 का। चूंकि ये सॉलिड है और ये सॉलिड है तो ये भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा वैल्यू, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड का हम लोग एक्टिव मास कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, ये हम लोग पहले लिख चुके हैं। तो यहाँ जो केसी हो जाएगा वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, CO2 पे डिपेंड करेगा। तो उसी तरह से केपी की अगर बात करें तो भी वो किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ CO2 के प्रेशर पे ही डिपेंड करेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे केसी का बात करें तो अब देखिए केसी की बात करें तो ये लिक्विड है और ये वेपर है। वेपर मतलब क्या मान सकते हैं, गैस मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, गैस। तो वेपर लिखा रहे या गैस लिखा रहे ये कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको गैस, क्योंकि वेपर का भी तो प्रेशर होता ही है। तभी क्या है, जो इसमें केसी जो रहेगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ H2O के कंसंट्रेशन पे ही डिपेंड करेगा। क्यों, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसके अगर केपी की बात करें तो भी वो प्रेशर किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ H2O का। और कौन सा H2O, ये वाला H2O। समझ में आया, कोई दिक्कत, ठीक है। तब है अगर इस केस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग केसी देखें तब क्या हो जाएगा, ये सॉलिड, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, और ये क्या है, प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट वाला क्या रहता है, ऊपर में रहता है। तो ये NH3 और कंसंट्रेशन, और किसका कंसंट्रेशन, H2S का कंसंट्रेशन, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। और इसी के अगर केपी की बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रेशर किसका, NH3 का, इनटू प्रेशर किसका, H2S का। समझ में आया। तो इस तरह से आपका रिएक्शन दिया रहेगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि किस तरह से हमको केपी और केसी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, एक दो और रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आपका 2H2O, ये लिक्विड है और यहाँ से आपका क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, ये भी गैस,
और आपका O2 बन रहा है, ये भी गैस। ऑलमोस्ट आपका लगभग बैलेंस है, 2 है, 2 4 हो गया यहाँ पे ना, ये 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं, फिर तो कुछ अंतर ही नहीं रहा। H2O2 की बात करें, H2O2 आपका, तब ये लिक्विड बन रहा है, और 2 4, तो 2 और 2 4, ठीक है। यहाँ पे ये लिक्विड है और ये क्या है आपका गैस है। तब अगर हम लोग इसका केसी अगर हम लोग लिखें तो ये गैस वाले को ही हम लोग कंसिडर करेंगे। तो आपका H2O के कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दीजिए और O2 के यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर दीजिए। और अगर इसी का Kp का अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, इसी का प्रेशर किसका, H2O गैस है चूंकि इसलिए, और उसका स्क्वायर इनटू प्रेशर किसका, O2 का। समझ में आया। आपके लिए होमवर्क है कि अगर एक रिएक्शन दें, अगर एक रिएक्शन देते हैं यहाँ पे स्टेरिफिकेशन CH3COH मतलब एसिड है, और आपका क्या है अल्कोहल है O5, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, और ये यहाँ से ये क्या बन रहा है आपका ईस्टर बन रहा है। क्या बन रहा है CH3COO आपका C2H5 और प्लस H2O, यहाँ पे लिक्विड, यहाँ पे लिक्विड, ठीक है। तब इसका Kp और Kc का आप एक्सप्रेशन जरा लिखिए। Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा और Kc का, और Kp का एक्सप्रेशन क्या होगा, ठीक है। और सेम रिएक्शन, ये पहला है आपका, सेम रिएक्शन हम दे रहे हैं आपका, बस इसको उल्टा कर दीजिए। CH3COO C2H5 और ये भी लिक्विड, और प्लस H2O और ये भी लिक्विड, और आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, यही जस्ट उल्टा ही है। तो एसिड प्लस क्या बनेगा अल्कोहल, और इसका आप लोग बताइए, ये भी लिक्विड का होगा, ये भी लिक्विड, कि इसका Kp और Kc का जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है, कोई दिक्कत।